हालांकि इकोनॉमिक जो प्लानिंग है उसका पर्पज़ ही यही था कि हम देश के अंदर से पॉवर्टी और जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जो दूसरी सारी प्रॉब्लम्स है उसको रिमूव करें। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके लोगों को पॉवर्टी से राहत देना है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज फॉर फास्टर ग्रोथ। हर कंट्री चाहती है कि उसकी कंट्री का जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेज स्पीड से हो। तो कहीं ना कहीं हम अपने रिसोर्सेज का पर्याप्त रूप से उपयोग करेंगे तभी जाके हम फास्टर ग्रोथ जो है वो अपनी कंट्री को दे सकते हैं। तो रिसोर्सेज तो हर कंट्री में है, कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा है, लेकिन हाउ टू यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली, कैसे आप रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी से फास्टर ग्रोथ जो है वो कंट्री की होती है। Third one is reducing dependency on foreign capital and foreign aid and focus on self reliance. सेल्फ डिपेंडेंट होना, कंट्री जो है प्लानिंग करना इंडिया के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं हो। डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए ज़रूरी है कि प्लानिंग की जाए, और प्लानिंग हम करेंगे तो हम फॉरेन कैपिटल पर डिपेंड नहीं रहेंगे, फॉरेन एड पर हम डिपेंड नहीं रहेंगे। आज भी हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे विषय हैं, बहुत से ऐसे एनजीओज हैं जिनको फॉरेन एड लेनी पड़ रही है। और फॉरेन एड इसीलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है जिसको हम अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली रिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम वहाँ से फंडिंग लेकर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म करनी होगी, सेल्फ डिपेंडेंसी जो है वो डेवलप करनी होगी कि हम अपने रिसोर्सेज का ऐसा यूज़ करें कि हमें किसी और व्यक्ति की सहायता लेने की आवश्यकता न हो। फोर्थ है इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल विद एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को इंक्रीज करना ताकि जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो सके। और हमारा जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट है, हमारा जो कंट्री है वो वेलफेयर स्टेट में आता है। और वेलफेयर स्टेट का भी पर्पस है कि वो अपने सिटीजन्स के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करे, उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे कि लोग जो है वो एक अच्छा जीवन यापन कर सके। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज़ हो। राष्ट्रीय आय अगर इंक्रीज़ होगी तो लोगों की आय भी इंक्रीज़ होगी, और जो लोगों की को लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा देना है उसके लिए भी ज़रूरी है कि लोगों के पास में पैसा हो, क्योंकि जितनी भी सर्विसेज हैं हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को करने के लिए, उन सभी के लिए जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। लास्ट है फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज लाइक हेल्थ एजुकेशन एंड अदर सर्विसेज। प्लानिंग करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो सोशल सर्विसेज हैं उनको सही तरीके से डेवलप कर सकें। हर कंट्री की जो सोशल सर्विसेज हैं, यानी जो हमारी सोशल प्लानिंग है वो अच्छी हो, उसमें हेल्थ एजुकेशन हाउसिंग और जो अदर सर्विसेज हैं वो प्रॉपरली लोगों को मिले, उसके लिए भी प्लानिंग करना ज़रूरी है। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रॉपर नहीं मिलेगी। अभी आप रिसेंटली कोविड का ही एग्जांपल ले सकते हैं सॉरी, कि कहीं ना कहीं हमने पिछले लास्ट 2 सालों में प्रॉपर प्लानिंग हेल्थ सेक्टर को लेकर नहीं करी, इसीलिए हम वापस देख रहे हैं कि इस साल भी हम कोविड जैसी बड़ी महामारी के दौरान जो है वो बहुत से इश्यूज को फेस कर रहे हैं कि हमारे कंट्री के अंदर रिसोर्सेज नहीं है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कारण यही है कि हमने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। अगर प्लानिंग प्रॉपर की जाती तो डेफिनेटली जब भी कोई इस तरह का इशू होता तो हमारे पास में प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, हाउसिंग हो, हर सेक्टर में। अभी एजुकेशन को लेकर भी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के जो सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं कोविड के कारण, ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अब ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ये भी ज़रूरी है कि लोगों के पास में भी जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो। मिडिल क्लास या हाई क्लास के जो लोग हैं वो तो अपने बच्चों को मोबाइल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के पास में जहाँ पर इतने सारी इश्यूज हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, नेटवर्क इश्यूज हैं, लाइट का इशू है, रिसोर्सेज ही नहीं है। अगर मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो ये सारे इश्यूज हैं, और कुछ लोगों के पास तो ये भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे ऑनलाइन लर्निंग को प्रॉपरली प्रमोट करें, तो उसके लिए भी प्लानिंग करना होगा कि कैसे हम इन सारी इश्यूज को सॉल्व करते हुए
हमारे देश के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन दे। लास्ट 1 और 2 साल में इंडिया जो है वो सोशल प्लानिंग या सोशल सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका है, क्योंकि इस तरह की महामारी ने हमारे देश के हेल्थ, हाइजीन, एजुकेशन, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड सभी को बहुत हद तक प्रभावित किया है। लोगों को प्रॉपर रिसोर्सेज मिले, अच्छा हेल्थ मिले, एजुकेशन मिले, और इसके लिए भी जो है वो इकोनॉमिक प्लानिंग ज़रूरी है। लेकिन सोशल प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोगों की सोशली लाइफ डैमेज हो जाएगी, जो हम देख ही रहे हैं कि आज के समय में हमारा मैरिज इंस्टीट्यूशन पूरा पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। पहले जॉइंट फैमिली थी, अब न्यूक्लियर हो गई, और अब न्यूक्लियर से भी और ज़्यादा फैमिली जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो चुकी है। हमारा जो मैरिज सिस्टम है वो पूरा जो है वो टूट चुका है। हम बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं, जिससे हमारा मैरिज इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो चुका है, फैमिली सिस्टम ख़त्म हो चुका है, सोसाइटी जो है वो हमारी टोटली जो है वो डैमेज हो चुकी है। हम जो सोशल रिलेशनशिप की बात करते हैं कि सोसाइटी में अच्छे रिलेशनशिप हो, क्योंकि उसी से जो है वो हमारी सोशल लाइफ जो है वो इम्प्रूव होती है। लाइक जो मेंटल स्ट्रेस है ना, मेंटल स्ट्रेस है, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति स्ट्रेस एंजाइटी से पीड़ित है। बहुत सी मानसिक बीमारियां हमारे यहाँ पर डेवलप हो रही है। तो जो हेल्थ रिगार्डिंग जो इश्यूज मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा कारण हमारी सोशल लाइफ ही है, क्योंकि सोशल लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है, हम इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं टेक्नोलॉजी से, वेस्टर्नाइजेशन से, कि जो स्ट्रेस एंजाइटी और मेंटल स्ट्रेस है वो इश्यूज भी हमारी कंट्री में भी अब डेवलप होने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल प्लानिंग करना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी जो है वो डेवलप रहे, हमारे सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी प्रॉपरली वर्क करे। लाइक अ फैमिली है ना, फैमिली इंस्टीट्यूशन प्रॉपरली काम करे, मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रॉपरली वर्क करे, स्कूल एजुकेशन प्रॉपरली वर्क करे, है ना। तो जो है वो लोगों का सोशल लाइफ भी प्रॉपर वे में चलेगा, और जब सोशल लाइफ अच्छा चलेगा तो उसका भी इफेक्ट कंट्री पर होगा। तो सॉरी, इसीलिए सोशल प्लानिंग करना भी ज़रूरी है कि सोशली भी हम प्लानिंग करें, जो एविल सोसाइटी में आ रही है अलग अलग तरह की उसको ख़त्म करें, कुरीतियों और कस्टम्स को ख़त्म करें, और जो हमारी कुछ ट्रेडिशनल नॉर्म्स और जो कल्चर हैं जो अच्छे हैं उसको भी बनाए रखने का प्रयास करें, ताकि जो हमारी सोशल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं हो। तो दोनों तरह की प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके। मशीनरी इन इंडिया, भारत में प्लानिंग की मशीनरी कौन सी है, एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन एट वेरियस लेवल। तो जो हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि प्लानिंग होनी चाहिए, सोशल प्लानिंग हो, इकोनॉमिक प्लानिंग हो, तो इंडिया के अंदर प्लानिंग करने के लिए भी एक मशीनरी को डेवलप किया गया। यानी जब हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग हो, सोशल प्लानिंग हो, तो उसके लिए कोई ना कोई मशीनरी या कोई टूल तो होगा जिसके माध्यम से हम प्लानिंग करें। तो जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ, देश पूर्ण रूप से फ्री आज़ाद हो गया था, उस समय देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने ये सोचा कि अ, हमारे देश के अंदर भी प्लानिंग हो, उसके लिए कोई ना कोई मशीनरी होनी चाहिए जिसके थ्रू हम प्लानिंग कर सके। ओके, ताकि हमारे देश का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट प्रॉपरली हो। तो सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए हमारी कंट्री के अंदर प्लानिंग कमीशन को स्टेब्लिश किया गया, जिसको हम हिंदी में योजना आयोग कहते हैं। ओके, तो जो योजना आयोग था वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें कहीं पर भी प्लानिंग को लेकर जो कमीशन था, प्लानिंग कमीशन, उसको लेकर कहीं पर भी आर्टिकल नहीं मेंशन किया गया। इसीलिए जो प्लानिंग कमीशन है इसको कहा जाता है कि इट्स नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ प्लानिंग। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जो देश के दिग्गज नेता थे उन्होंने मिलकर, यानी उस समय की जो गवर्नमेंट थी, तब कांग्रेस गवर्नमेंट हमारे कंट्री में थी, और उस समय की गवर्नमेंट में जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उस दौरान
प्लानिंग कमीशन को स्टेब्लिश किया गया कि एक ऐसा योजना आयोग बनाए जो देश के अंदर योजना बनाने का काम करेगा, प्लानिंग करने का काम करेगा। और प्लानिंग किस लेवल की? हर लेवल की, चाहे वो सोशल प्लानिंग हो, चाहे इकोनॉमिक प्लानिंग हो। देश के अंदर जितने भी इश्यूज हैं उन सभी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए प्लानिंग का काम जो है वो प्लानिंग कमीशन के थ्रू किया जाएगा। तो ये जो प्लानिंग कमीशन था वो 15 मार्च 1950 को फॉर्म किया गया था। 15 मार्च 1950 को ये प्लानिंग कमीशन को स्टेब्लिश किया गया, बनाया गया। और उसके बाद में इस प्लानिंग कमीशन का काम था 5 ईयर प्लान्स को बनाने का जो काम था वो प्लानिंग कमीशन के थ्रू किया गया था। आपको मालूम है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान आई थिंक 1951 में स्टेब्लिश किया गया था, 51 से शायद 55 तक जो है वो 5 साल के लिए प्लान बनाया गया था। तो जो हम 5 ईयर प्लान्स पढ़ते हैं, अभी तक 12 5 ईयर प्लान बन चुके हैं। इन सारे जो प्लान्स हैं 5 ईयर प्लान, जिसमें 5 साल के लिए प्लान किए जाते हैं कि कंट्री के अंदर या देश के अंदर आने वाले 5 सालों में क्या होगा, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो जितने भी सोशो और इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए 5 ईयर प्लानिंग की जाती थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में भी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाए गए थे। तो जो प्लान्स बनाए गए थे वो प्लानिंग कमीशन के थ्रू बनाए गए थे। और उसके बाद में भी जब सेकेंड 5 ईयर प्लान आया, थर्ड 5 ईयर प्लान आया, या 12 5 ईयर प्लान तक जो प्लान्स बने वो सभी प्लानिंग कमीशन के माध्यम से बनाए गए। और ये जो प्लानिंग कमीशन था इसका काम, दो काम थे, दो फंक्शंस थे। पहला 5 ईयर प्लान को बनाना, दूसरा था फाइनेंशियल अलोकेशन ऑफ स्टेट एंड मिनिस्ट्री। जो मिनिस्ट्री और स्टेट हैं उनको फाइनेंशियली जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि जो प्लान बनाएंगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो भी जो है वो प्लानिंग कमीशन के थ्रू स्टेट लेवल और जो सेंट्रल लेवल पर जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको फंड अलोकेट करने का काम भी ये प्लानिंग कमीशन के थ्रू किया जाएगा। ओके। तो मेनली प्लानिंग कमीशन इंडिया के अंदर प्लानिंग मशीनरी के रूप में बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। 1950 में ये प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश हुआ जो 5 ईयर प्लान और फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ स्टेट एंड मिनिस्ट्री को करने के लिए बनाया गया। देन डिसॉल्व्ड ऑन 17 अगस्त 2014। यानी अभी तक तो प्लानिंग कमीशन अच्छी तरीके से काम कर ही रहा था, पंचवर्षीय योजनाओं को बना रहा था और फंड अलोकेट कर रहा था स्टेट और मिनिस्ट्री को। लेकिन 17 अगस्त 2014 को ये जो प्लानिंग कमीशन है इसको डिसॉल्व कर दिया, यानी इसको बंद कर दिया। बंद कर दिया इट मीन्स कुछ नया कमीशन या कुछ नया आयोग जो है वो स्टेब्लिश किया गया होगा। तो 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन के को रिप्लेस करके इंडिया के अंदर नीति आयोग को स्टेब्लिश किया गया। ओके। यानी पहले प्लानिंग कमीशन था प्लानिंग करने के लिए, देन 2015 में जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को स्टेब्लिश कर दिया गया। नीति आयोग का जो पूरा नाम था वो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया था। यानी एक इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश किया गया फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये जो नीति आयोग था ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। जैसे प्लानिंग कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, वैसे ही नीति आयोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। यानी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में भी कुछ मेंशन नहीं था। इस आयोग को 1 जनवरी 2015 को स्टेब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ऑल्सो नॉन एज थिंक टैंक। यानी ये जो आयोग है इसका जो नाम है वो थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम इसको थिंक टैंक भी कहा जाता है। फर्स्ट मीटिंग एज चेयर्ड बाय नरेंद्र मोदी ऑन 8 Feb 2015। पहली मीटिंग जो है वो नीति आयोग की चेयर करी थी हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये मीटिंग ली गई थी। और जो नीति आयोग है उसके अगर चेयरमैन की बात करें तो इस नीति आयोग के अंदर जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। और जो प्लानिंग कमीशन था
उसके अंदर भी जो चेयरमैन था वो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ही थे। लेकिन जब नीति आयोग बना था उस टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। इन्होंने ही प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नया नीति आयोग इस्टेब्लिश किया, जो इंडिया के अंदर नीति बनाने का काम करेगा। पॉलिसी और प्लानिंग दोनों का काम जो है वो नीति आयोग के माध्यम से किया जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जो है वो अभी भी जो है वो नीति आयोग के चेयरमैन है। इस आयोग के अंदर कुछ मेंबर्स भी हैं, कुछ इंडिया के जो अलग अलग स्टेट हैं उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो इस नीति आयोग के चेयरमैन हैं। कुछ फुल टाइम मेंबर्स हैं, कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स हैं। इन सभी के द्वारा मिलकर जो है वो नीति आयोग को बनाया गया है, जो देश के अंदर पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग का काम करता है। तो इसका काम टीम इंडिया हब को स्टेब्लिश करना है। यानी ये आयोग जो है अब क्या करेगा, डेवलप कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। स्टेट और सेंटर के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन का नेटवर्क जो है वो डेवलप करेगा। साथ ही इस नीति आयोग के माध्यम से नॉलेज इंडिया हब का भी काम किया जाएगा, जो नॉलेज शेयरिंग का काम करेगा, कुछ इनोवेशन का काम करेगा टू इम्प्रूव नीति आयोग। नीति आयोग को इम्प्रूव करने के लिए इस आयोग के माध्यम से कुछ नॉलेज इंडिया हब जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा और कुछ इनोवेशन का काम जो है वो इस आयोग के माध्यम से किया जाएगा। यानी अब नीति आयोग के पास में जो फाइनेंशियल पावर थी वो जो है वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई। पहले प्लानिंग कमीशन के पास में दो काम थे, 5 ईयर प्लान्स को बनाना और दूसरा था फाइनेंशियल अलोकेशन करना स्टेट और मिनिस्ट्रीज को, जो पॉलिसी और प्लानिंग का काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन का काम कर रहे हैं, उनको फंडिंग प्रोवाइड करने का काम प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया जाता था। लेकिन अब नीति आयोग जो है वो प्रॉपर टोटली जो है वो थिंक टैंक का काम करेगा, एडवाइस देने का काम करेगा, सोचेगा और उनको एडवाइस देगा, गाइड करेगा। ये नीति आयोग का काम रहेगा। तो इंडिया के अंदर प्लानिंग करने के लिए ये दोनों ही जो है वो प्लानिंग की जो मशीनरी थी, पहले प्लानिंग कमीशन थी, अब जो है वो नीति आयोग के माध्यम से प्लानिंग का काम किया जाता है।